जी, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग Good डियर। evening, sir. गुड Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। जय जिनेंद्र, नमस्कार। हाँ जी, तो सब पहुंच गए या बाकी कोई रह गए? अभी तो आने बाकी है सारे जने। हेलो सर। बिल्कुल, कैसे हैं गुरु जी? बिल्कुल सही, बढ़िया। टिंकू। हेलो बिल्कुल सर। सही। हाँ बेटा। इवन और ऑड वाला एक बार और रिपीट कीजिए सर, समझ में नहीं आया। इवन और कौन सा वाला बेटा? इवन ऑड वाला जो था ना, उसी को एक बार रिपीट कीजिए ना। अच्छा, अभी लो। सर अच्छा, स्मॉल एग्जांपल देखते ना। नंबर ऑफ जीआई। यस सर। हाँ, अभी लो, अभी लो, अभी लो, अभी लो, अभी लो, अभी लो। देखो ये लो। देखो, आपको मैंने आपसे कहा था कि आपके पास यदि आर एक्सिस एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, खड़ी खंबा सर। तो आप चेक करो, अगर आपके पास एक से अधिक हो तो फिर आपके सामने दो रास्ते हैं। इस अगर एक से अधिक हो तो पहला केस, दोनों सिरे अलग अलग हो। तो देखो इस वाले केस में मैंने जो लिया था वो कैसे लिया था? तो इसका फॉर्मूला बनता था 2 की पावर n से, कि अगर दोनों सिरे अलग हो और आपकी n वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने हिंट दूं, तो जैसे मैंने आपसे कहा Cl CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और मान लो बेंजीन रिंग। अब आप गौर से देखो, इस समय अगर अपन गौर से देखें तो आपका ये वाला भी जीआई प्रदर्शित कर सकता है, ये वाला आर एक्सिस भी जीआई प्रदर्शित कर सकता है, और ये वाला भी जीआई प्रदर्शित करता है। तो जो एन वैल्यू है वो आपकी होगी 3। 1 2 3 पहला केस। अब इसको बाहर कर दे तो चेक करो, इसके बाद ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखो दोनों सेम नहीं है। तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस ये कहूं, और फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n, तो यहां पर आपकी 2 की पावर 3 लग गई। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपके टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ये छोटा सा काम इसका कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट आता है कि जब सिरे समान हो, अगर सिरे समान हो तो ये कहता है फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। अभी कहता है जो p है ये किस पे निर्भर करेगा? वो कहता है n सम होने पर n/2 मान लेगा, और p n विषम होने पर, ऑड होने पर n+1/2 मान लेगा। अब आप कहोगे कैसे? तो जैसे सोचिए इस समय CH3CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 कर दिया। तो अब शुरू कैसे करते हैं कि इस एग्जांपल के कितने जीआई बनेंगे? तो सबसे पहले देखो आर एक्सिस कितनी है, तो आर एक्सिस 1, ये आपकी आर एक्सिस 2, तो यहाँ पर n का मान 2 हो गया। लेकिन चेक करके देखो, इन दोनों को बाहर करने के बाद जो बचा वो ये सिरे हैं, और ये दोनों सिरे एक जैसे हैं, इसलिए ये फॉर्मूले से आंसर नहीं निकलेगा। तो आपको देखना है कि ये जो दो है वो सम है, इसलिए p का जो मान आएगा, p का मान जब जब यहाँ रखोगे वो हो जाएगा आपका 2/2, ये आपका मान रखा जाएगा n/2। देखो ये रखा n/2, ये रख दिया मैंने n/2, क्योंकि n का मान है कितना 2, तो ये 2/2 हो गया। तो अब आप देखो फॉर्मूला रखोगे तो यहां से फॉर्मूला 2 की पावर n की जगह 2, तो 2 - 1 प्लस 2 की पावर p, तो p आपका ये आपका p की जगह 2/2, और ये आपका -1। ये अब आप चेक कर लीजिए आपका आंसर कैसे? तो 2 की पावर 2 - 1 यानी 2 की पावर 1, और यहां पर अगर अपन चेक करें तो 2 बन जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 1 - 1 दैट इज 0, तो 2 की पावर 0। अब आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ये मैंने कहा था ऑड और इवन। अब जैसे ये था इवन, अब कल को यही नंबर 3 हो जाता, 5 हो जाता, 7 हो जाता, तो हम क्या करते?
हम इसके अंदर n+1/2 से आंसर निकालते, बस इतना सा चेंज और कुछ भी नहीं, नथिंग। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ चलो, तो आज अपन अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सर एक बार और बताइए ना, क्या बता रहे हैं? किसको बताऊं, बोलो। यही यही, अरे बाप रे। बड़ा अच्छा मजाक कर। पहली बात तुमको दिक्कत कहाँ है, पहले तो मेरे को क्या दिक्कत है, क्या सर क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझना। आपके पास ये लिखा हुआ आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। आपका एग्जामिनर कहता है क्या ये जीआई प्रदर्शित करेगा, यस और नो, क्या पढ़े? करेगा। आप कैसे चेक करते हैं जीआई यस करोगे कि जीआई नो करोगे? यस करेंगे। यस करोगे, जो आपने यस किया वो यस इसमें भी करो। आपने इसके लिए यस क्यों किया, क्योंकि आपने कहा आरआर एक्सिस, देखो इसमें क्या, और देखो इस वाले कार्बन पे दोनों अलग है, इस वाले कार्बन पे ये और पूरा ग्रुप अलग है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप अपनी शर्तें चेक करते हो, तो शर्तें चेक करते हो तो इसमें आपको आरआर एक्सिस भी दिख रही है और एक ही कार्बन पे दो अलग नहीं हो रहे, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। अब पॉइंट आता है ये कितने जीआई बनाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो दो ही बना सकते हैं, सिस एंड ट्रांस या ई और जेड, तो आपको पता है इसके तो सदैव ही दो बनेंगे, इसका मतलब यहाँ तो संख्या दो से कभी ज्यादा जाएगी नहीं। लेकिन सोचो आप अगर इसको ले रहे हो, इसको भी ले रहे हो, इसको भी ले रहे हो, तो सोचो आपके सामने तो संभावना बनती चलेगी, इसका मतलब ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा, तो आप इसका मतलब इनको स्पेस में ओपन और क्लोज करते रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर एक फॉर्मूला निकल गया, इजी तरीका कि सब उन्होंने कहा कुछ मत करो, आपका इसको स्पेस में खोलो मत, वो कहते हैं आपको कितने जीआई बनेंगे उसके लिए एन वैल्यू यानी कि आरआर एक्सिस देखना शुरू कर दो। अब आपने देखा सब ये जीआई देगा तो ये एक हो गया, ये जीआई देगा ये भी एक हो गया, ये जीआई देगा ये भी होगा, तो इसका मतलब ये टोटल एन वैल्यू हुई 3। इसका 3 जगह पर जीआई बन सकते हैं, तो वो 3 जगह की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में रख दी। तो अब चूंकि आपने कहा सर फॉर्मूला ये क्यों लगाया, तो ये फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका फर्स्ट एंड लास्ट एंड अलग अलग होता है। ये हमने प्रैक्टिस करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला, क्योंकि आप अगर इसको मान लो ओपन करने लग जाओगे, जैसे कहते हो आप कहते हो ओपन कैसे, तो देखो सोच के देखो, आपको बताता हूं मैं कि आपका टाइम कितना किल हो रहा था जिसको इस फॉर्मूले ने शॉर्ट कर दिया। आपका टाइम यहाँ किल हो रहा था, देखो कैसे, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl। अब आप सोचो यहाँ पर आपने लिया पहला, अब इसको स्पेस में खड़ा कर दो, देखो ये स्पेस में खड़ा हो गया। अब आपने CH3 यहाँ लिखा, H यहाँ लिखा, फिर यहाँ पर आपने H लिखा, यहाँ आपने CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl लिख दिया। तो सोचो इस समय ये वाला कंपाउंड का ये हिस्सा आपको E दिखा रहा है कि Z दिखा रहा है, तो देखो अब चेक करके देखो इन दोनों में से ये हायर हो गया और इन दोनों में से ये हायर हो गया, दोनों हायर ऑपोजिट हो गए, तो ये E हो गया, ई हो गया। अब सोचो अगर ये E है तो इस वाले पर क्या क्या और पॉसिबल हो सकता है, तो ये वाला E भी हो सकता है, देखो अगर भी हो सकता E भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, जेड भी। इसका मतलब यहाँ पर दो संभावना बन गई, E के साथ E का कॉम्बिनेशन और E के साथ Z का कॉम्बिनेशन, तो आपका बन गया EZ और E दो कंपाउंड बन गए। अब ऐसे ही ये चीज यहाँ चेंज कर दो, ये CH3 और ये H, अब देखो ये Z हो गया। अब अगर ये Z हो गया, ये देखो ये ना Z, तो इस Z के रिस्पेक्ट में ये E भी हो सकता है और E के रिस्पेक्ट में ये Z भी हो सकता है, तो देखो आपके साथ फिर जुड़ गए, तो इसका मतलब Z भी हो सकता है, Z E भी हो सकता है, तो आपके टोटल संख्या कितनी बनी, कितने आइसोमर बने, 4। तो सोचो ये जो आपने 4 बनाने में टाइम वेस्ट किया, 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट, उसकी जगह पर टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ आप गिन लेते कितने आरआर एक्सिस हैं, तो 1 और 1 2, और इस n बराबर 2 को 2 की पावर में रख देते तो 4 आंसर सीधे निकल जाते, तो सारा टाइम ही अपना बच जाता। आप सोचो अगर मैं इसकी संख्या भी बढ़ाता और ज्यादा कर दूं तो आप तो हर किसी पे प्रैक्टिस करते करते हाथ खराब हो जाएगा। तो ऐसे में इजी करने के लिए, और आप दिमाग से भी इतना छोटा सा लगाओ, बहुत बड़ा दिमाग नहीं, बहुत छोटा सा, कि सर मेरे को तो आज के बाद कोई भी कंपाउंड दिया जाए
जिसमें RR एक्सिस एक से ज्यादा हो, तो मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि दोनों सिरे सेम हैं या दोनों सिरे डिफरेंट हैं। अगर मुझे दोनों सिरे डिफरेंट लगे तो फॉर्मूला 2 की पावर n लगाऊंगा, और अगर मुझे लगा कि दोनों सिरे समान हैं तो मेरे को फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n माइनस 1 एंड 2 की पावर p माइनस 1। और मुझे सिर्फ इतना देखना है कि सब अगर इवन हुआ तो ये मान चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पर हो जाएगा जो n मान निकाला वो n/2 माइनस 1, और अगर ये मान लो विषम हुआ तो ये हो जाएगा आपका n+1 माइनस n+1/2। तो देखो इतना इजी चीज दी है मैं, तो बहुत इजी। तो अभी इससे इजी अपन क्या बोल सकते हैं बताओ भाई? ये इतना सिंपल एग्जांपल तो फिर वो आना ही चाहिए ना। तो थोड़ी कोशिश करो आप, इसको नहीं आएगा तो फिर इसके बाद और इसको कैंसिल कर देंगे, दूसरा कर देंगे, पहले इसको तो करो। तो ये तो बहुत इजी है, केवल आपको देखो सिंपल सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। एग्जामिनर सिर्फ आपको छोटा सा पॉइंट बोल रहा है कि भाई आप सब जगह पर सिस ट्रांस इजेड पढ़कर आए हो, तो हर बार दो ही बनाया आपने, एक ई एक जेड एक सिस या एक ट्रांस। लेकिन वो कहते हैं तुमने तो एक RR एक्सिस पे इसको बनाया है, एक ही कंपाउंड में RR एक्सिस एक से ज्यादा बढ़ा दो, क्या करोगे? तो ये क्वेश्चन उसके लिए आगे ना। अब जैसे कल को मान लो यहाँ पर इसने यूं लिख दिया, ये देखो अब देखो ऐसा लिख दिया उसने, और कहता है बताओ इसमें कितने GI बनेंगे। तो आपको ये बच्चा देख के घबरा जाएगा, सब ये लिख क्या दिया। तो ऐसे में बहुत समस्याएं दिखानी है। चेक करो ये GI दिखाएगा यस, तो दोनों शर्तें चेक कर लो, RR एक्सिस भी है, एक ही कार्बन पे दोनों अलग है, एक ही कार्बन पे दोनों अलग है, तो ये H और ये पूरा ग्रुप है, तो इसका मतलब ये GI शो करेगा, टिक। फिर यहाँ खड़े हो जाओ, चेक करके देखो RR एक्सिस, ये दोनों ग्रुप अलग, ये दोनों ग्रुप अलग, ये देगा। अब यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, देखो चेक करके देखो, इस पर दोनों पार्ट अलग और इस पर भी दोनों पार्ट अलग। अब यहाँ अगर खड़े हो तो नो, आपको नो क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ खड़े होते तो RR एक्सिस तो है, लेकिन इस कार्बन पर दोनों सेम आ गए। इसका मतलब इसमें कितने RR एक्सिस हुए? तो RR एक्सिस हुए 1 2 3। पहला काम ये करते हैं किसी भी एग्जांपल में, नंबर 1। अब देखते हैं कि ये जो 3 आपने चयन किए यहां से लेकर यहां तक, अब जो 2 बच गए वो सिरे हैं। अब बताओ ये दोनों सिरे एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। बस तो आपका फॉर्मूला परमानेंटली फिक्स है। अब इसके अंदर ये 3 वैल्यू रखो और आपका आंसर हो गया 2 की पावर 3, और ये अपना आंसर लिख देते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। सर ये लास्ट वाला डबल बॉन्ड क्यों नहीं काउंट किए हैं? क्यों? आपको पता है बेटा, आप अभी यही तो पढ़कर आ रहे हो। मैंने आपको शर्तें लिखवाई थी, मैंने कहा जब भी GI का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले शर्त चेक किया करो वो देगा भी कि नहीं देगा। तो आप देखो ये दे के सकता है, इस वाले डबल बॉन्ड पे दो सेम आ गए ना। हाँ। तो अपन ने मना किया था ना कि अगर एक ही कार्बन पे दो सेम आ जाए तो फिर वो दे ही नहीं सकता। अब जिन्होंने देखो 16 आंसर निकाला है वो गलती कर गए। देखो जिन्होंने 16 आंसर निकाला वो केवल डबल बॉन्ड गिनते रह गए, उन्होंने वहां पर 4 आंसर निकाले, जबकि 4 नहीं निकालना, आपका ये डबल बॉन्ड तो GI दे ही नहीं रहा। तो इसके पास ये कार्बन पे दोनों सेम है, तो आप सीस एंड ट्रांस तो बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आप यहाँ पर बहुत समझदारी से काम करना है, n निकालना आना चाहिए आपको। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम अगले पे एंट्री करने जा रहे हैं। अगला शुरू कर रहे हैं अपन इसका बी पार्ट, जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको कहते हैं प्रकाशिक समावैधता। तो हम करने जा रहे हैं इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ये जो वर्ड आ रहा है ऑप्टिकल, ये वर्ड बना है फ्रॉम ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। तो हम यहाँ पर लाइट यानी प्रकाश का यूज करने वाले।
ये समावेवता प्रकाश से बन रही है, लाइट से बन रही है। अब लाइट की क्या खासियत है, लाइट कौन सी कैसे यूज होगी, वो अपन इसमें समझेंगे, लेकिन पहले इसकी अपन डेफिनेशन मानते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, पहले आपको डेफिनेशन समझाता हूं। ये है इसकी डेफिनेशन, ये इसकी परिभाषा, ये इसकी परिभाषा। परिभाषा में आता है इसके अंदर कि टू और मोर स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखो यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको शब्द दे दिया स्टीरियो आइसोमर, त्रिविम त्रिविम समावेवी। तो स्टीरियो कहते हैं, आप समझ जाते हो, जिसका एमएफ सेम हो, जिसका डीयू सेम हो, जिसका आईयूपीएसी नेम सेम हो, वो सभी के सभी कहलाते हैं स्टीरियो। ये सेम है। तो कंपाउंड जिनका डीयू सेम होता है, जिनका एमएफ सेम होता है, जिनका आईयूपी सेम होता है, बट डिफर इन स्पाशियल अरेंजमेंट, तो वो सभी कंपाउंड्स आइसोमर जिनका डीयू सेम है, एमएफ सेम है, आईयूपी सेम है, लेकिन उनका स्पाशियल अरेंजमेंट अलग अलग है, वो सब के सब कौन होते हैं, स्टीरियो। लेकिन अगर वो स्टीरियो आइसोमर्स आरआर एक्सिस के कारण अपना आइसोमेरिज्म देते हैं, तब तो उनको नाम दिया था जीआई। लेकिन अब की बार उसका रीजन ये नहीं है, अब की बार क्या कह रहे हैं कि टू और मोर स्टीरियो आइसोमर्स which are differ in behavior या nature लिख दो, which are differ in nature towards PPL। इसका नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब वो कैसे नेचर में डिफर होंगे वो अपन एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले इस इंग्लिश मीडियम वाले इसको स्नैपशॉट कर लो कि टू और मोर देन टू स्टीरियो आइसोमर्स which are differ in nature towards PPL। PPL का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए डेफिनेशन, दो या दो से अधिक त्रिविम समावयवी। अब देखो त्रिविम समावयवी वाला पार्ट दिया रहेगा। त्रिविम समावयवी वो होते हैं जिनका डीयू सेम होता है, एमएफ सेम होता है, आईयूपीसी नेम सेम होता है, लेकिन अंतरिक्षीय व्यवस्था अलग होती है। तो दो या दो से अधिक त्रिविम समावयवी रूप या यौगिक जो पीपीएल अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग प्रकृति या व्यवहार प्रदर्शित करते हों। अब आप देखो जो हिंदी मीडियम वाले वो बच्चे क्या लिखेंगे कि ऐसे दो या दो से अधिक त्रिविम समावयवी रूप या यौगिक जो पीपीएल के प्रति अपना डिफरेंट बिहेवियर, अपना डिफरेंट नेचर, अपना भिन्न प्रकृति, अपना भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हो, वो सारे के सारे प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। अब इस डेफिनेशन को अपन क्लियर करेंगे। परिभाषा तो आपके हाथ में आ गई। अब इस परिभाषा से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें पहला एक शब्द है पीपीएल। तो अपन पहले पीपीएल को समझेंगे ये क्या होती है,
और फिर ये व्यवहार कैसे भिन्न होता है उसके बाद अपन डिटेल आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको स्नैपशॉट कर लीजिए और अब हाँ जी, और अब देखिए इसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला शब्द है ये उठा रहा हूं पीपीएल। तो अब हम लेने जा रहे हैं सबसे पहला पॉइंट पीपीएल। पहले हम इसको समझ लेंगे पीपीएल होती क्या है। ये देखिए आप, तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अब देखो ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है मैं आपको समझाता हूं। हम एक ऑर्डिनरी लाइट ले रहे हैं, एक सिंपल लाइट ले रहे हैं। ये है सिंपल लाइट, ऑर्डिनरी, एक सामान्य प्रकाश ले रहे हैं। तो सामान्य प्रकाश कैसे लिया, मान लो हमने यहाँ पर एक बल्ब जलाया, ये देखो, तो इस बल्ब से प्रकाश की किरण निकली, ये प्रकाश की किरण। लेकिन आप जानते हैं जो प्रकाश की किरण निकल रही है, जो रे निकल रही है इसकी लाइट की, उसके अंदर अगर अपन देखें तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एक तो लाइट जो होती है वो सीधी ट्रेवल करती है, बिल्कुल सीधा गमन करती है। और एक आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा कि इसके अंदर ड्यूअल नेचर होता है, एक द्वैत प्रकृति होती है। ये कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। ये वेवी नेचर भी होती है और ये पार्टिकल नेचर भी होती है। और साथ में आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि ये जो वेव्स होती हैं या जो वेवी नेचर होता है या जो पार्टिकल होता है, ये क्या करता है, अपने संचरण पथ जिसपे वो गमन करता है उसके राइट एंगल पे वाइब्रेट करते हैं ये कण। तो इसके जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते हैं राइट एंगल पर। तो उसको दिखाने का तरीका क्या है, जैसे मान लो ये लाइट चल रही है, तो इसमें जितने पार्टिकल है वो अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं कहीं भी गमन करेंगे, ये वाइब्रेशन चलता रहेगा। तो सोचो ये जो वाइब्रेशन होगा वो इस एक्सिस के हमेशा राइट एंगल पर ही होगा, क्योंकि एक्सिस तो ये जा रही सीधी लाइन। अब आप यूं चलते हो तब भी देखो राइट एंगल होता है, आप यूं चलते हो तब भी राइट एंगल होता है, आप यूं चलते हो तब भी राइट एंगल, और यूं चलते हो तब भी राइट एंगल। तो इसका मतलब ऐसे हमने प्रकाश को किस तरीके से प्रदर्शित किया है, ये देखो। इसका मतलब ये पार्टिकल हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, हर डायरेक्शन में कंपन कर रहा है। तो ऐसे लाइट के स्वरूप को हम नाम देते हैं NPL। इस N का मतलब है नॉन, और P का मतलब है पोलर, और L का मतलब है लाइट। या हम इसका नाम देते हैं अध्रुवीय प्रकाश। तो आप जो भी नॉर्मल लाइट ले रहे हो, उस लाइट के अंदर सारे पार्टिकल अपने एक्सिस के राइट एंगल पर, अपनी अक्ष के हमेशा 90 डिग्री के कोण पर कंपन करते रहते हैं। और ऐसी लाइट का कोई ध्रुव नहीं होता, हमें सीधा पता ही चलता है कहां जाएगा। तो ऐसी लाइट को बोलते हैं नॉन पोलर। लेकिन अभी ये हमारे लिए पीपीएल नहीं बनी है। इसको पीपीएल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रिज्म में से गुजारना पड़ेगा। देखो ये प्रिज्म है जो जोड़कर बनाया गया। देखो ये प्रिज्म, दो प्रिज्मों को जोड़ा गया, और ये प्रिज्म जो कहलाता था उसका नाम था निकोल। ये निकोल नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, तो इसका नाम था निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म है, और इस निकोल प्रिज्म की खासियत है कि ये निकोल प्रिज्म जो होता है वो कैल्साइट होता है। कैल्साइट का मतलब होता है क्रिस्टलीय कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। और इस प्रिज्म की एक खासियत है कि ये प्रिज्म जो होता है वो एक पोलराइजर बन जाता है। इसको कहते हैं पोलराइजर, यानी कि ध्रुवीकारक। कैसे कि जब ये लाइट इसमें से गुजरती है तो ये क्या करता है, इसके कणों की जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो क्या करता है, सबको एक लाइन में डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये देखो, अब जितनी भी लाइट बाहर निकली उसके सारे पार्टिकल केवल अप एंड डाउन ये मोशन कर रहे हैं। जो दाएं बाएं इधर उधर जा रहे थे उनको काट काट के छान के अलग कर दिया,
उसका फिल्ट्रेशन कर दिया या उनको ध्रुवीकृत कर दिया, तो जितनी भी लाइट का वाइब्रेशन हर दिशा में था उसको एक फिक्स दिशा में कर दिया, और इस समय जो लाइट बनी इसका नाम है पीपीएल। इसका मतलब पीपीएल कौन हो गई? पीपीएल का मतलब हो गया ऑल वाइब्रेशंस इन सेम प्लेन, यानी ऐसी लाइट जिसके सभी कंपन एक ही तल पर होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम कंप्लीट हो गया, हमने पीपीएल को समझ लिया। तो क्या है पीपीएल? वापस से बोलूं तो पीपीएल इज अ लाइट पाथ इन विच all particles, all waves vibrate in same plane। तो प्रकाश की वह किरण जिसमें उपस्थित कण या उसकी तरंग हमेशा तल के केवल और हमेशा केवल अपना कंपन एक ही तल में करती हो, जिसका एंड हमें पता चलता टॉप बॉटम यू चल रही है। पहले लाइट कैसे चल रही थी? पहले लाइट जो चल रही थी सीधी, उसमें पार्टिकल इधर उधर ऊपर नीचे यूं चल रहा था, तो इसका मतलब वो हर दिशा में जा रहा था, लेकिन चल रहा था वो एक्सिस के राइट एंगल पर, और अब एक्सिस के राइट एंगल पर फिक्स यूं हो गया। अब सारे पार्टिकल यूं कंपन कर रहे हैं, तो ऐसी लाइट को अपन नाम देते हैं पीपीएल। उसे इस तरह से प्रदर्शित भी करते हैं और उसे सिंगल एक्शन से यूं भी दिखाते हैं। तो पहले तो नोट कर लीजिए पीपीएल क्या है, नोट कर लीजिए। तो polarized light in which all vibrations clear present, all vibrations present in same plane। ध्रुवित प्रकाश जिसमें सभी कंपन एक ही तल में हो। यह आज के बाद पीपीएल की छोटी सी डेफिनेशन बन गई। अब आज के बाद जितने भी प्रकाशिक समावयवी हैं सक्रिय, वो सभी इसी से आंसर निकालेंगे आपको। तो पहले हमारा एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट हो गया, व्हाट इज पीपीएल। अब अपनी परिभाषा वापस से पढ़ो। देखो मैं बार बार आपको परिभाषा पढ़ाऊंगा, फिर परिभाषा धीरे धीरे पूरी होगी। तो मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो मैं लिखा था स्टीरियो टू और मोर देन टू स्टीरियो आइसोमर्स which behave differently, which give different nature towards PPL। ऐसे दो या दो से अधिक त्रिविम समावयवी रूप जो PPL के प्रति अपना व्यवहार अलग अलग शो करते हैं। अब इस PPL के प्रति वो क्या व्यवहार है वो अपन अब शो करेंगे। तो आपका पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया है। अब इसको स्नैपशॉट करके दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। तो मैं इसको हटाने वाला हूं। स्नैपशॉट हो गया, डन सर। यस सर। अब देखो दूसरा पॉइंट। जब आपके हाथ में पीपीएल का पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब इसके सपोर्ट में सेकंड डेफिनेशन जिसका नाम हम देने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिव, यानी कि प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड्स, यानी कि यौगिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कौन होते हैं। ये भी डेफिनेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो आपका यहां पर आने जा रहा है त्रिविम समावयवी जो पीएल के कंपन तल
को क्लॉकवाइज यानी कि दायां या एंटी क्लॉकवाइज बायां घूर्णित करने की क्षमता रखते हो। देखो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कौन है प्रकाशिक सक्रिय? तो प्रकाशिक सक्रिय वो त्रिविम समावेगी है जो पीपीएल का जो कंपन तल है जो हमने प्रिज्म से निकालने के बाद प्राप्त किया था, ये उसके तल को फिर बदल सकते हैं। अगर इन यौगिकों में से पीपीएल को गुजार दिया जाए तो जो कंपन तल चल रहा था उसको या तो ये दायां मोड़ देंगे या ये इसको बायां मोड़ देंगे। तो ऐसे यौगिक जो पीपीएल को प्रभावित कर सकते हो, जो पीपीएल को दायां या बायां घुमाने की क्षमता रखते हो, उन्हें अपन कहते हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक यानी कि सक्रिय यौगिक। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में अपन कह सकते हैं सर सर ये ऑप्टिकल एक्टिव के बाद क्या लिखा है? कहां पर? ऑप्टिकल एक्टिव के बाद ब्रैकेट में लिखा है प्रकाशिक सक्रिय। नो सर, इंग्लिश में। कंपाउंड, ये रहा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। यस सर। शॉर्ट में लिखा है कंपाउंड। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं स्टीरियो आइसोमर्स which are able to rotate plane of PPL towards clockwise यानी कि और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये परिभाषा हो गई इसकी कि स्टीरियो आइसोमर्स which are able to rotate the plane of PPL towards right or a clockwise or a left or a anti-clockwise। तो आज के बाद वो त्रिविम समावेगी रूप जिनमें ये क्वालिटी हो, जिनमें ये क्षमता हो, जिनमें ये स्पेशलिटी हो कि वो पीपीएल जो हमने तैयार की थी उसको इफेक्टेड कर दें, उसको राइट या लेफ्ट पास कर दें। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं। देखो ए सबसे पहला एग्जांपल है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये पहला डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है बेटा दक्षिणावर्त, हिंदी वर्ड होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बोलते हैं डेक्स्ट्रो यानी राइट हैंड, दायां घूमना, ऐसे घूमना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, जिसका हिंदी वर्ड होता है दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण दिशा में ऐसे घूमना। तो दक्षिणावर्त घूर्णन या घूर्णक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। अब आप कहोगे सर ये कौन होता है? तो मैं आपको समझाता हूं। देखो आपने क्या किया था, इस प्रिज्म में से इस पीपीएल को पास कर निकाला देखिए। अब मैं सीधा पीपीएल ले रहा हूं। अब पीपीएल कैसे प्राप्त हुई ये मैं शो नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइन थी जिसको मैं निकोल प्रिज्म में से गुजारा तो हमको ये मिल गया पीपीएल। अब इस पीपीएल की खासियत है कि सपोज करो जैसे ये पीपीएल, अब ये पार्टिकल मान लो यूं कंपन कर रहा है, ये ऐसे कंपन कर रहा है। देखो बड़ा कर देता उसको दिखाने के लिए। मान लो ये मेरे पास एक पीपीएल दिखा दो, एक पीपीएल का पार्ट दिखा दो, ये ऐसे कंपन चल रहा है। अब इस कंपन को हमने क्या किया, इसके सामने एक ऑब्जर्वेशन ट्यूब रखी। इसको आने वाले टाइम में बताऊंगा, इसका नाम है ओटी। ओटी बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ट्यूब। ऑब्जर्वेशन ट्यूब हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेक्षण नलिका। इस प्रेक्षण नलिका में हमने क्या किया, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दिया हमने इसके अंदर। ये है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन।
ये हमने इसके अंदर अपना ऑर्गेनिक सॉल्यूशन डाल दिया। अब ये लाइट इसमें से गुजरना शुरू हो रही है, ये गुजरी, और जब ये लाइट इसमें से गुजरी तो इस कंपाउंड और इस लाइट के बीच में अंतर क्रिया हुई। इस वाले कंपाउंड ने, इस वाले यौगिक ने, इस वाले समावेशी रूप ने इसको प्रभावित कर दिया। कैसे प्रभावित कर दिया कि ये जो कंपन इस डायरेक्शन में एंट्री कर रहा था, इसने जैसे ही इसमें से निकला, इसने अपने आप को टर्न कर दिया लाइट। अब इसका कंपन ये हो गया। तो आप नोट करोगे जो लाइट ये बाहर निकली, इस लाइट का कंपन जो पहले इस डायरेक्शन में था वो घूम के देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी रूप, यानी कि वो त्रिविम समावेगी या वो प्रकाशिक सक्रिय रूप जिसने पीपीएल के कंपन तल को कहां घुमा दिया, दाया घुमा दिया, जिसने पीपीएल को क्लॉकवाइज टर्न कर दिया, ऐसे रूप को नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डी से। ये स्मॉल डी प्रदर्शित करता है डेक्स्ट्रो को। या आजकल यौगिकों में अर्थमेटिक साइन प्लस करने लग गया है, तो आज के बाद किसी भी यौगिक के आगे प्लस का साइन लग जाए या किसी भी यौगिक के आगे डी लग जाए तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि वो प्रकाशिक सक्रिय है, और वो प्रकाशिक सक्रिय पीपीएल के कंपन को राइट टर्न कर रहा है, वो ये कर। तो पहले इतना स्नैपशॉट कर लीजिए पहले, फिर इसको वापस से पढ़ेंगे। ये प्लस है ना सर? हाँ बेटा, प्लस या फिर स्मॉल डी। ओके सर। सर प्रकाश तो सीधा चलता है तो कैसे चेंज हो रहा है? क्या बेटा? प्रकाश तो सीधा चलता है ना? प्रकाश सीधा चलता है, लेकिन उसके अंदर जो कण है उसमें अंदर घुसोगे ना, तो प्रकाश की दिशा, संचरण दिशा तो होती है सीधी, लेकिन प्रकाश का निर्माण होता है कणों से या तरंग से। उन कणों के कंपन को देख रहे हैं अपन, उसमें जो बहुत सारे कण है, तो आप देख लो जैसे सपोज करो एक में खूब सारे, एक अपने डब्बे के अंदर बहुत सारी गोलियां भर दी, समझ लो वो कण है। अब उनको यूं हिलाओगे तो हर दिशा में डायरेक्शन में घूमेंगी। तो वैसे ही लाइट का संचरण पथ तो ये है, लेकिन उसके अंदर जो कण है, उसके अंदर जो पार्टिकल नेचर है, वो इसके राइट एंगल पर यूं भी घूम रहे हैं, यूं भी घूम रहे हैं, यूं भी घूम रहे हैं, लेकिन चल यूं रहे हैं। तो वो चलते हुए यूं जा रहे हैं, लेकिन वो अपने इस चलते चलते भी अपने आप को राइट एंगल जो एक्सिस बन रही है उसके राइट एंगल पे कंपन कर रहे हैं। अब आप सोचो वो कंपन हर दिशा में थे, अपने नाम दिया नॉन पोलर लाइट। फिर हमने उसको प्रिज्म से निकाला, तो प्रिज्म की खासियत ही निकाल की वो इधर जो दाएं बाएं भाग रहे थे उनको डंडा मार मार के लाइन से खड़ा कर दिया कि तू इधर नहीं जाएगा, तू इधर नहीं जाएगा, सब जने एक ही लाइन में चलो। तो क्या हुआ कि लाइट तो यूं चल रही है, अब उनका कंपन यूं चलता है, वो डांस करते करते चल रहे हैं। तो लाइट तो चल रही है इसी दिशा में, और जो एक्सिस है उसके राइट एंगल पर ये कंपन चल रहे थे। तो इसको नाम दिया था पीपीएल। अब इस पीपीएल को भी इस कंपाउंड में डालो, तो इस कंपाउंड ने क्या किया, वो जो डांस कर रहा था इस तरीके से, उसके डांस को क्लॉकवाइज टर्न करके डांस वापस वही कर दिया। तो अब की बार वो डांस तो राइट एंगल भी कर रहा है, लेकिन अब की बार उसने अपनी दिशा थोड़ी सी बदलकर राइट एंगल, सॉरी अपनी दिशा क्लॉकवाइज कर दी। तो अगर आज के बाद कोई भी कंपाउंड, कोई भी त्रिविम समावेगी, कोई भी प्रकाशिक सक्रिय रूप अगर किसी पीपीएल के तल को अपने पूर्व अवस्था में जो तल था उससे क्लॉकवाइज घुमा दे, तो समझ जाओ उस प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का नाम डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जैसे आज के बाद अगर पेपर में एग्जामिनर लिख के दे दे आपको प्लस ब्यूटेन टू ऑल, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस कंपाउंड का प्लस ये बता रहा है कि अगर इसको ऑब्जर्वेशन ट्यूब में डाल दिया जाए तो ये पीपीएल के प्लेन को दाया घुमा देगा किसी भी एंगल से। सबके एंगल अलग अलग हो सकते हैं, किसी का 10 डिग्री हो सकता है, किसी का 50 डिग्री हो सकता है, वो बात की बात, उसमें अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो अपने कंपन को राइट घुमाएगा, ये कंफर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब आपका एक रूप आ गया, अब देखो दूसरा रूप, ये तो हुआ पहला रूप, इसके दो रूप होते हैं बेटा। अब मैं चेंज कर रहा हूं दूसरा रूप पे।
अब की बार ले रहे हैं अपन सेकंड बी, अब की बार नाम दे रहे हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ये नेक्स्ट स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप है ना इसका। ये बेटा आपने आपकी लाइट दो जगह घूम रही थी, या तो क्लॉकवाइज घूम रही थी या एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तो तुमने क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज तो है। हाँ दो फॉर्म आ रही है, दो डायरेक्शन में जा सकता है, या तो क्लॉक घूम सकता है, घड़ी की दिशा में ही घूम सकता है, या उल्टी दिशा में घूम सकता है। तो हमने एक रूप तो करी, अब दूसरा रूप कर रहे। अब दूसरा जो रूप है लीवो, इसका मतलब होता है वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है क्लॉकवाइज। ये देखो, तो अब की बार आप कह सकते हो ये कौन है, तो अपन कह सकते हैं वामावर्त घूर्णक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। तो अब की बार ये क्या होगा कि देखो ये लिया आपने पीपीएल, इस पे पार्टिकल आपका राइट एंगल पे टर्न कैसे कंपन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। आपने लगाई ऑब्जर्वेशन ट्यूब और इसमें डाल दिया अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो ये लाइट इसमें से गुजरी, और जैसे गुजरी इस लाइट का इंटरेक्शन हो गया इस कंपाउंड के इस फॉर्म से, और इस कंपाउंड ने क्या किया, इसके प्रीवियस वाइब्रेशन पाथ को घुमा के लेफ्ट मोड़ दिया। अब देखो आपकी लाइट का रोटेशन घूम गया, इसने इस कंपाउंड ने तो घुमाया था क्लॉकवाइज, और इस कंपाउंड ने घुमाया इसको लेफ्ट हैंड साइड। तो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के कारण इसका नाम होता है लीवो रोटेटरी कंपाउंड, इसका नाम था डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। तो आज के बाद इसको सिंबलाइज किया जाएगा एल से, जैसे इसको सिंबलाइज किया गया था डी से। इसी तरह से इसका अर्थमेटिक साइन था प्लस, तो इसका अर्थमेटिक साइन है माइनस। जैसे आज के बाद एग्जामिनर सपोज करो फॉर एग्जांपल लिखता है ब्यूटेन टू ऑल, और अगर वो ब्रैकेट में स्मॉल एल लिख दे या वो ब्रैकेट में माइनस लिख दे, जैसे इसमें अपन ने प्लस लिखा था या अपन लिख सकते थे डी, तो सोचो आपको आइडिया लग जाएगा ये दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड है एक्टिव। ये ब्यूटेन का टू ऑल अंतरिक्ष में ऐसे लगा हुआ है कि जब लाइट इसमें से गुजरेगी तो ये उसको राइट टर्न देना शुरू कर देगा, और ये इस तरीके से स्पेस में अरेंज्ड है कि जब लाइट इसमें से गुजरेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये दो आइसोमर्स बन गए, इसका मतलब दोनों का ड्यू सेम होगा, दोनों का एमएस सेम होगा, दोनों का आईपी सेम होगा, लेकिन पीपीएल के अगेंस्ट टुवर्ड्स पीपीएल की तरफ इनका व्यवहार अलग अलग होगा। अगर एक समावैवी रूप पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा दे तो कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एक लेफ्ट हैंड साइड घुमा दे तो इसका मतलब लीवो रोटेटरी। तो बस इसे नोट कर लीजिए, आपकी आधी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी, नोट कर लीजिए इसको। सर डन। हो गया, यस। अब देखिए इसके बाद आपका अब दो बातें क्लियर हो गई। अब देखो कि डेफिनेशन को वापस पढ़ो, जो डेफिनेशन में लिखवाई थी। अब देखो डेफिनेशन धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। मैंने आपसे कहा था ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स कौन होते हैं? जिनका ड्यू सेम होता है, एमएफ सेम होता है, आईपी सेम होता है, लेकिन स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन अलग होती है, यानी अर्थात उनके लगने का तरीका अलग होता है। अब अगर उनमें से पीपीएल गुजरे तो एक आइसोमर फॉर्म तो पीपीएल को राइट टर्न कर देगी, तो हम नाम देंगे उस आइसोमर का नाम देंगे, उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का नाम देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर जिसका ड्यू भी सेम होगा, एमए भी सेम होगा, आयु भी सेम होगा, लेकिन स्पेस में उसका लगने का तरीका थोड़ा अलग होगा। वो जब पीपीएल को अपने में से गुजारेगा तो वो पीपीएल को राइट टर्न कर देगा। अब सोचो कैसे, जैसे मान लो ब्यूटेन का टू ऑल था। अब ब्यूटेन टू ऑल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, उनमें से एक तरीके ने क्या किया, पीपीएल को मान लो +36 डिग्री से घुमा दिया। तो अगर उसने +36 डिग्री से घुमाया
तो हमने उसका नाम रख दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और ब्यूटेन 2 का एक ऐसा रूप जिसका स्पेस में लगने का तरीका थोड़ा अलग था, उसमें से जब पीपीएल गुजरी तो उसने -36 डिग्री से घुमा दिया। तो सोचो, दोनों का डीयू सेम था, दोनों का एमएफ सेम था, दोनों का आईयूपी सेम था, लेकिन दोनों का अंतरिक्ष में विन्यास अलग अलग था। तो जब उन दोनों में से पीपीएल गुजरी तो एक ने राइट टर्न 36 डिग्री से किया, एक ने लेफ्ट टर्न किया। तो ये जो दोनों रूप हैं इनको कहा जाएगा प्रकाशिक समावयवी, ये कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन घुमाएगा और कौन नहीं घुमाएगा। अब ये पॉइंट आता है, क्योंकि सारे कंपाउंड लाइट को घुमाने के लिए एलिजिबल या एबल नहीं है, तो इसके लिए स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। तो वो स्पेशल कैरेक्टर की बातें अब अपन करने का है। तो पहले तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, मैं वापस से रिपीट करता हूं। डेफिनेशन थी कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर stereoisomers which having same DU, same IUPAC, same MF, but different orientation, but they also behave differently with PPL plane। अर्थात ऐसे समावयवी त्रिविम समावयवी रूप जिन्हें प्रकाशिक समावयवी कहा जा रहा है, वो कंपाउंड है जिनका DU सेम है, जिनका MF सेम है, जिनका आईयूपीएसी सेम है, लेकिन अंतरिक्ष व्यवस्था अलग हो, और साथ ही साथ वो अपने में से गुजरने वाली पीपीएल के कंपन तल को घूर्णित करने की क्षमता रखते हैं, दायां या बायां। तो हमारे दो शब्द हो गए, अगर दायां घुमाएगा तो कहेंगे डेक्स्ट्रो, और बायां घुमाएगा तो लीव को खत्म होगी। तो इस बार आज के बाद प्रकाशिक सक्रिय दो ही हुए, एक राइट घुमाने वाला डेक्स्ट्रो, एक लेफ्ट घुमाने वाला लीव। और जो इसमें कोई इफेक्ट ना डाले, मान लो जैसा कंपन चलता रहा था वैसे ही कंपन चला जाए, तो हम कहेंगे ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है। यहां हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब पॉइंट आता है अगला, और वो अगला पॉइंट क्या है? कंडीशंस, यानी मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चरल कंडीशंस। Structural conditions for optical active compounds। इसका मतलब है प्रकाशिक सक्रिय समावयवियों या यौगिक के लिए संरचनात्मक शर्तें। अब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, वो इन शर्तों से पूरा होगा। अब जो कंपाउंड, जैसे जीआई की शर्तें क्या थी, याद करो, देखो कि जीआई केवल वही दिखा सकता है जिसके पास नंबर, पहली शर्त आर एक्सिस हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उस आर एक्सिस के सेंटर एटम पर कोई भी दो सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी दो एटम या कोई भी दो ग्रुप एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो ये शर्तें कहलाती हैं। जो ये शर्तें दिखाता था वो कहते हैं जीआई देगा, चाहे सिस या ट्रांस बने या ई और जेड बने, चाहे सिन और एंटी बने, ये सारी बातें कर चुके हैं। ठीक उसी तरीके से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दिखाने के लिए कंपाउंड को शर्तें दिखानी पड़ेगी। अब वो शर्त नंबर है पहली, सबसे पहली शर्त, और वो शर्त क्या है? कंपाउंड शुड बी कायरल। ये उसकी पहली शर्त है, कंपाउंड शुड बी कायरल, यानी कि यौगिक या समावयवी रूप, यौगिक या समावयवी रूप किरण होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। अब इस शर्त का मतलब बड़ा गहरा है। ये शर्त आईआईटी तक में अलग अलग फॉर्म लेता है।
लेकिन जो बच्चा जेई मेंस दे रहा है, जो बच्चा नीट दे रहा है, उन बच्चों के लिए कायरल कितनी लिमिट तक काम कर रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसकी फॉर्म के मतलब धीरे धीरे खूब बनेंगे। लेकिन अभी आपके लिए जो 98%, 2% बड़ा स्पेसिफिक टर्म है और 98% नॉर्मल है। वो नॉर्मल में 98% आपको समझा रहा हूं क्या है, वो ये पॉइंट है कि कार्बन और एटम should have all 4 valencies non-identical, अर्थात हम कहने जा रहे हैं कार्बन या परमाणु अपनी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न रखे। ये इसका एक सिंपल सा मतलब है कि आज के बाद कायरल समझना हो तो बहुत ही छोटा सा रूप लो कि आज के बाद कोई भी कार्बन लिया, इस कार्बन के ऊपर आपको ध्यान में 4 वैलेंसीज होती हैं। अब इस 4 वैलेंसी में आपने यहां पर लिखा ए, यहां पर लिख दिया आपने सपोज करो बी, यहां पर सपोज करो लिख दिया आपने वाई, और यहां पर सपोज करो आपने लिख दिया, एक और देखूं, चलो इससे लिख देता हूं, चौक देख रहा हूं डिफरेंट मिल जाए मेरे को। ये देखो यहां पर Z। अब आप चेक करके देखो, आज के बाद आपको कोई भी ऐसा कार्बन दिख जाए जो sp3 हो। sp3 वो होता है जो डबल बॉन्ड नहीं टच करता, ट्रिपल बॉन्ड टच नहीं करता, सिंगल बॉन्ड टच करता है, और उस पर लगने वाली चारों वैलेंसी अलग अलग हो, चारों ग्रुप अलग अलग हो, चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो, तो ऐसे कार्बन को अपन नाम देते हैं किरेल। ये कहलाएगा आज के बाद किरेल कार्बन, जिसमें खासियत है कि आपका यहाँ पर X या A, यहाँ पर आपका Y, यहाँ पर आपका ये Z, यहाँ पर आपका ये B, कोई भी सेम नहीं है। तो आज के बाद आपकी छोटा सा लाइन क्लियर हो गई कि किस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो पीपीएल को दायां बायां घुमा रहा है, उसकी पहली खासियत क्या होनी चाहिए कि उसका सेंटर कार्बन sp3 वाला अपनी चारों वैलेंसी अलग अलग रखना चाहिए। अगर आज के बाद ऐसा कार्बन मिला तो हम उसको बोलेंगे वो कायरल कार्बन होगा, उसे कायरल कार्बन या कायरल एटम कहेंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो गौर से देखो, थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द दिया था ब्यूटेन टू ऑल, तो देखो ये लिखा मैंने ब्यूटेन टू ऑल, देखो ये अब आप चेक करके देखो, इस ब्यूटेन टू ऑल में ये वाला कार्बन कायरल। अब आप चेक करके देखो, इस कार्बन की चारों वैलेंसी चारों से जितना अलग अलग है। अगर इसके पास H है तो एक देखो CH3 है, एक देखो एथिल है, और एक देखो OH। तो आपका A, Y, Z, B कोई भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल कार्बन। तो हमारी पहली शर्त हो गई कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड तभी शुरुआत करेगा जब उसके पास ऐसा कार्बन हो। अगर किसी के पास ऐसा कार्बन नहीं है तो फिर आप उसको पीपीएल के सामने डालो मत, फिर वो पीपीएल को दाया बाया नहीं घुमाएगा तो हम कहेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो प्रकाशिक अक्रिय है। प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए उसका किरेल होना अति आवश्यक है, इट इज अ मस्ट कंडीशन। तो पहली शर्त अपनी समझ लीजिए,
अब तक आप अगर कनेक्शन कर चुके हो दिमाग के अंदर, तब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम सबसे पहले पीपीएल तैयार करते हैं। पीपीएल एक ऐसी लाइट होती है जिसका जो कि अपने वाइब्रेशन को एक ही प्लेन में करता है। अब उस लाइट को कोई भी कंपाउंड दायां मोड़ता है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बायां मोड़ता है तो लीवोरोटेटरी, और कहीं नहीं मोड़ता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब पॉइंट आता है सर, जो दायां और बायां मोड़ता है उन कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे? तो पहचान की पहली शर्त कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आप ऐसा sp3 कार्बन ढूंढो जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो, तो अपन कहेंगे कायरन। अब आप सोचो, अगर जो मैंने ब्यूटेन का 2 ऑल बोला, अगर मैं पेंटेन का 2 और 3 ऑल बोल देता, देखो ये अब देखो मैंने बोल दिया पेंटेन 3 ऑल, तो अब खुद ही देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इस sp3 पर H रिपीट हो रहा है, इस वाले पर भी देखो 2 H रिपीट हो रहे हैं, और इस कार्बन पे देखोगे तो OH अलग है, H अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है। तो अगर कोई भी दो चीज सेम हो जाए तो फिर वो किरेल नहीं हो सकता। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जिसके ऊपर अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल पूछने वाला हूं। तो सबसे पहली जो शर्त मैंने लिखी उससे रिलेटेड अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। तो चलिए इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करता हूं। सर एक क्वेश्चन था, हेक्सेन 3 ऑल होगा कि नहीं होगा? हेक्सेन 3 ऑल, हेक्सेन 3 ऑल बनाओ। देखो अब आपके सामने लिस्ट ही दे रहा हूं तुम्हारे, आपने जो बोला वो एग्जांपल में लिख देता हूं। पहले इसको स्नैपशॉट कर लो। अब देखो इस पहली शर्त को आपको कंफर्म करने के लिए इस पहली शर्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं। सर ये किरेल मतलब होता क्या है? किसी साइंटिस्ट किरेल शब्द जो लिया गया है वो एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंडनेस, पाम, ये हथेली। किरेल का मतलब होता है कि जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज ये बनेगी। आप देखो ये दोनों किरेल है, किरेल का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो सकते। ये शब्द वहां से लिया है। तो आपको वैसे ये क्यों लिया? तो बहुत सिंपल, आप नोट करो, मैंने इसमें 2 आइसोमर की बात की है। एक आइसोमर ने पीपीएल को कहां घुमाया था? क्लॉकवाइज, और एक ने एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा था 36 डिग्री राइट और 36 डिग्री लेफ्ट। तो सोचो इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है, ये आपने एक हाथ मिरर के सामने रख दिया तो ये देखो इसकी मिरर इमेज बन गई। तो दिमाग लगा के देखो, दोनों की शक्ल एक जैसी, दोनों का ड्यू सेम है, दोनों का एमएफ सेम है, दोनों का आईपी सेम है, लेकिन दिमाग लगा के देखो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका जब इनमें से पीपीएल पूछेगी तो एक राइट टर्न कराएगा, एक लेफ्ट, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज कराएंगे। यही वर्ड को यहाँ जोड़कर लैटिन का वर्ड उठाया था किरेल। तो हम यहाँ पर जब भी 2 कंपाउंड बनाएंगे वो बिल्कुल हथेलियों की तरह होंगे, यानी हथेली का मतलब हथेली शक्ल नहीं होगी, हथेली का मतलब होगा मिरर इमेज होंगे दोनों एक दूसरे की, लेकिन दोनों एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं हो पाएंगे, अध्यारोपित नहीं होंगे। ये अपन सीखेंगे धीरे धीरे, पर अभी नहीं, अभी पहले शर्तें हैं। तो अब देखो आपको क्या चेक करना है, आइडेंटिफाई कायरल सेंटर और एटम और कार्बन, यानी कि आपको अपने कंपाउंड में हर वो sp3 कार्बन ढूंढना है जिस पे खड़े होने पर आपको चारों वैलेंसी डिफरेंट दिखेगी। अब आप देखो जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मान लो मैंने लिख दिया CH3CH Cl CH2 CH3। तो देखो आपके सामने ये मैंने कंपाउंड लिखा 2-क्लोरोपेंटेन। तो आप जल्दबाजी में आंसर नहीं दोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे इस sp3 को, क्योंकि देखो सारे sp3 और ये कैरेक्टर sp3 का ही होता है। तो आप सारे आपको 5 बार 1 2 3 4 5 बार चेक करना है, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस पक्की होगी। आप देखो यहाँ खड़े होते हैं,
यहाँ खड़े होते हो तो चेक करके देखो H एक बार है कि 3 बार है? 3 बार 3 बार इसका मतलब रिपीट हो गया तो ये किरल नहीं है, छोड़ दो। यहाँ खड़े होके देखो H रिपीट हो गया 3 बार, किरल नहीं है। यहाँ खड़े होके देखो 2 बार है। 2 बार है 2 बार रिपीट नहीं है, लेकिन देखो यहाँ खड़े होके देखो ये सिर्फ किरल है वो। ये किराल है। कार्बन पर एक मिथाइल है तो एक तरफ प्रोपाइल है, एक तरफ आपका H है और एक तरफ क्लोरीन। इसका मतलब ये किरल है। इसका मतलब ये कंपाउंड के 2 रूप डेक्स्ट्रो और लिवियो बना सकते हैं। इसका मतलब ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। समझ में आ गया? यस सर अब यस सर अब जैसे नंबर दूसरा, मान लो मैंने लिख दिया इस तरीके से, तो अब आप चेक करके देखो इसमें किरेल कार्बनों की संख्या क्या अभी भी एक ही है या ज्यादा हो गई? 3 है ज्यादा है। 3 है पहले ये देखो 5 कार्बन है और हर कार्बन पे जाके धीरे धीरे चेक करो। ऐसे कार्बन ढूंढ के किनारे करते रहो या स्टार लगाते रहो या तारांकित करते रहो जिसकी चारों संयुक्त अलग अलग हो। मिला आपको आंसर? तो देखो आप यहाँ खड़े होते हो तो H रिपीट हो गया, छोड़ दो। लेकिन देखो यहाँ खड़े होते हो तो किरण है। आप कहोगे कैसे? देखो इस कार्बन पे खड़े होते हो तो एक H, एक Cl, एक Cl3 और एक है पूरा, तो किरण हो गया। फिर देखो यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े होते हो देखो एक H, एक Br, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। फिर देखो आप यहाँ खड़े हो तो चेक करके देखो इस कार्बन पर H, Cl3, I और ये पूरा भाग, तो सोचो इसका मतलब कितने किरेल एटम इसके पास है? 3 3। तो देखो इसके पास है किरेल कार्बन की संख्या 1, इस पे किरेल कार्बन की संख्या 3। अब देखो जैसे नंबर तीसरा, अगर मान लो मैंने आपको दे दिया ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज होता है। देखो ये है ग्लूकोज। सर ये चौक में दिख नहीं रहा है। ये चौक बंद करो बेटा। देखो अब मैंने लिखा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में देखो CHO और टोटल 6 कार्बन है। अब आप इस वाले कार्बन को नहीं देखोगे, क्यों नहीं देखोगे? इसमें डबल बॉन्ड है वो sp2। क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को हम नहीं लेते हैं, sp3 को लेते हैं। इसका मतलब इसको छोड़ दो। अब देखो इस पे खड़े हो, अब अगर आप इस पे खड़े होते हो तो चेक करके देखो एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ ये CHO और एक तरफ पूरा ग्रुप है। एक होगा सर। कार्बन की रेल है। यस यस सर यस सर। अब इसी तरह अब देखो तीसरे नंबर कार्बन पे खड़े हुए थे। अब तीसरे नंबर पे खड़े होते हो देखो एक H है, एक OH है, एक ये पूरा ग्रुप है और एक नीचे पूरा ग्रुप किरेल है। यस सर। पर चौथे कार्बन पे खड़े हो जाओ। ये भी कारल है है यस सर यस सर। पांचवें कार्बन पे खड़े हो जाओ। है ये यस भी सर। कारल है छठे पे खड़े हो। नो सर ये नहीं है। ये नहीं डबल है H तो H कोई रिपीट 2 H है। तो सोचो इस ग्लूकोज में कितने किरेल कार्बन हुए? 4 बस इतना छोटा सा काम। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर यस सर। इसीलिए बहुत पेशेंस रख के पढ़ना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते ही। धीरे धीरे आपको का स्वरूप धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आपने जो डेफिनेशन लिखी थी ना उसको समझने में अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन बेस तैयार हो गया। अब हम ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो पीपीएल को राइट या लेफ्ट टर्न करते हो उन्हें ढूंढने की टेक्निक
बता रहे हैं पहली शर्त कि उनके पास कायरल सेंटर होना जरूरी है। और कायरल सेंटर आपको पहचान में आने लग गया कि हर वो sp3 कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग होती है वो कायरल सेंटर होते हैं। अब जैसे कोई जरूरी नहीं कि आपका ओपन चेन, कल को अगर मान लो एग्जामिनर ऐसा लिख के दे दे, देखो अब देखो ऐसे लिख दिया, देखो 1 क्लोरो 2 मिथाइल एंड साइक्लोपेंटेन। अब आपको कि सर ये किरेल है कि नहीं, तो बहुत इजी। तो आपको करना क्या है, आप सोच रहे हो आप इस sp3 पे खड़े हुए, लेकिन चेक करके देखो इसमें 2 H आ रहे हैं, अब CH2 लिखोगे इसको, तो ये वाला कार्बन जो है वो CH2 है, इसका मतलब रिपीट हो गया, किरेल नहीं है। फिर आप यहाँ खड़े हुए तो यहाँ भी देखो आपका CH2 है, तो ये भी किरेल नॉट नहीं किरेल है, खड़े हुए। नॉट किरेल है वो भी। अब आप यहाँ खड़े हुए तो गौर से देखो, जब आप यहाँ खड़े हुए तो ये किरेल क्यों, क्योंकि इसके पास ये एक H है और Cl इसके पास एक H है, एक Cl है, और अगर इसको यहाँ से कट कर दो तो ये वाला हिस्सा अलग है और ये वाला हिस्सा अलग है। यस सर। इसका मतलब ये वाला कार्बन किरेल है। अब यही बात आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो तो देखो इसके पास एक H और, तो इसके पास एक H है, एक CH3 है, और इसको भी सामने से काट दो। सामने से काटोगे तो ऊपर और नीचे के भाग एक जैसे कि अलग अलग है, अलग 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 है। तो इसका मतलब इसके पास कितने किरेल सेंटर हो गए, 2। 2। हमारा आंसर क्लियर हो गया। हेलो, अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं? में आ गया। सर ये जो ब्रोमीन लिखा है तो उसके मतलब दोनों तरफ तो CH हुआ ना, फिर कैसे क्लियर हुआ? मैंने कहा कि CH देखना है, हमें तो स्वरूप देखना है, अलग स्वरूप। जैसे CH नहीं देखना, ये इससे जुड़ा ये भाग है पूरा, ये वाला भाग इस भाग के जैसा है क्या, देखो। अच्छा हाँ। तो अपने को इस C के ऊपर ये दोनों रूप एक जैसे नहीं है। अगर मैं यहाँ पर Cl लिख देता, यस सर, आ गया, अब आ गया। तो नहीं होता। देखो ये समझ में आ गया ना? यस सर। तो एक एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, बताइए इसमें कितने किरेल कार्बन हैं? 1। 1 देखो यही आपको करके आंसर नहीं है सर। 0 है सर, जिससे काटेंगे तो 0। 0 में सेलेक्ट होना है या किसी भी कंपटीशन से सेलेक्ट होना है तो पहले एक तो पेशेंस आना बहुत जरूरी है, नॉलेज अच्छी सबसे पहले। 0 है। ये वाला कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 H हैं, ये वाला कार्बन नहीं होगा क्योंकि 2 H हैं, यहाँ पर भी 2 H हैं, यहाँ पर भी 2 H है, यहाँ पर भी 2 H है। यहाँ पर माना कि एक ही H है, ये वाला एक H, ये वाला Cl, लेकिन जब इसको काटोगे देखो तो दोनों भाग सेम आ जाएंगे। बिल्कुल सामने से काटोगे तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। देखो जो भाग यहाँ आ रहा है वही भाग यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये किरेल नहीं है, इसका मतलब ये अकिरेल है, एक किरेल है। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बिल्कुल क्लियर। तो आज अपनी एक शर्त कंप्लीट हुई है। कल जब आप आओ तो ध्यान रखना है कि डेफिनेशन को पूरा पढ़ना, तो मैं उसका धीरे धीरे उसका फॉर्म यूज कराऊंगा, और आपकी जो मैंने शर्त नंबर फर्स्ट लिखवाई ये वाली, इसको अच्छी से पढ़ के आना। फिर अपन शुरू करेंगे शर्त नंबर सेकंड, फिर अपन यस सर। धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू। क्लियर है? यस सर। होमवर्क अभी ये लो, होमवर्क दे दूं? यस सर। तो इसको पहले हटा दो, इसको स्नैपशॉट कर दो। डन सर। तो मैं आपको देने जा रहा हूं होमवर्क, जिसमें आपको क्या करना है, किरेल कार्बन या किरेल कार्बनों की संख्या निकाल के लानी है। ठीक है ना? आइडेंटिफाई नंबर ऑफ किरेल सेंटर या सेंटर्स। क्लियर? जैसे मैंने पहला नंबर दिया, सर।
ये लो साहब, इसको स्नैपशॉट कर लीजिए और आपको चेक करना है इन कंपाउंड में कितने कितने गिरेल कार्बन हैं या नहीं है, तो नंबर नोट करके लाने हैं होमवर्क में। तो प्रियंका मैंने होमवर्क दे दिया, आप कह रहे थे सर होमवर्क दो, तो फिर होमवर्क दे दिया, देखो क्लियर है? सर एक डाउट था नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, पूछो क्या? बोलो क्या है? सर अगर किसी कंपाउंड में हेलोजन और जो मल्टीपल बॉन्ड है वो हो, तो इम्पोर्टेंस किसको देंगे? बेटा आपको पता है ऑर्डर लिखवाया था मैंने, पहले फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड को सर, मल्टीपल बॉन्ड, फिर उसके नेमिंग करते टाइम सब्स्टिट्यूएंट। तो क्लोरीन यहाँ पर आ रहा है, डबल बॉन्ड वाला देखो, तो आपकी प्रायोरिटी आएगी डबल बॉन्ड की। सर ओनली हेलोजन होता बोल रहा था। तो हेलोजन क्या बोला, आपने बोला डबल बॉन्ड भी है, हाँ आपने बोलते बोला डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड की वैल्यू, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से नंबर इक्वल ले ले तो फिर क्लोरीन की होगी। जैसे सपोज को आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, आपके वजह से ये बनाया, अब इस समय आपका हेलोजन भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो आपकी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होगी कि राइट टू लेफ्ट, ये देखो। तो लेफ्ट टू राइट होगी सर। प्रायोरिटी किसकी, इसकी, तो इसको भूल जाओ। तो इसको देखो, ये यहाँ से दूसरा है और यहाँ से लोगे तो 1 2 3 चौथा, तो हमारी ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग। लेकिन अगर कल को मान लो ये एग्जांपल ऐसे आ जाए, अब देखो, अब आप चेक करके देखो मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी देखोगे तो 1 2 3, तो इसकी वैल्यू इक्वल हो गई। इक्वल होने पर अब इसकी प्रायोरिटी खत्म होगी, अब इसकी आ गई। अब इससे देखो, अब ये नंबर यहाँ से नजदीक ले रहा है, तो नंबरिंग ये कम। मतलब सर हेलोजन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, एज ए फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं करता ऐसा? देखो ये बातें आप बोलते हो ना, तो मैंने आपको याद होगा एक लिस्ट लिखवाई थी। हाँ। आपको वो टेबल ध्यान हो तो मैंने कहा था 13 फंक्शन ग्रुप होते हैं। उसके बाद वाले फंक्शन ग्रुप नहीं होते, सब्सिक्वेंट होते हैं। जिनके पास डिग्री एस होता है वो फंक्शन ग्रुप होते हैं। तो क्लोरीन कभी भी आपका फंक्शन ग्रुप नहीं बनता है, वो ऑलवेज सब्सिक्वेंट होता है। पकड़ में आ गया? यस सर, आ गया। यस सर। ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, तैयारी करके आना। ओके, थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय सर।